2014 में इंडिया की इकोनॉमी और आज की इकोनॉमी 2026 में क्या डिफरेंस है? क्या जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म है? क्या यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट ऐप है? क्या इंडिया के हाईवेज और वंदे भारत ट्रेन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, या फिर ये सब मिलकर एक नए इंडिया की फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं? पिछले 12 सालों में पिछले 12 सालों में इंडिया ने सिर्फ स्कीम्स लॉन्च नहीं किया, इंडिया ने अपने इकोनॉमिक ऑपरेटिंग सिस्टम को रिडिजाइन किया है। आज हम समझेंगे कैसे ये जीएसटी है ना, यूपीआई, डिजिटल इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन का पार्ट है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। और ये किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रहे हैं 2047 के हमारे गोल को, जो कि है विकसित भारत, और किस तरह विकसित भारत की फाउंडेशन रखी जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए, उन्हें लगे कि मैं सरकार के फेवर में बात कर रहा हूं या ये सरकार का पेड प्रमोशन है। चीजें बहुत सारी आपको लग सकती हैं, पर आज हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से समझेंगे, जो कि है इंडिया, है ना। तो हम चीजें देखेंगे क्या बदलाव हुए हैं, है ना। कुछ चीजें अभी भी पेंडिंग हैं, कुछ चीजों में कमी अभी भी है। जैसे नीट का एग्जाम देख लो, ऐसे बड़े इश्यूज काफी सारे हैं, वुमेन सेफ्टी है। पर हम एक नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे, जो अभी मीटिंग हुई है जिसमें स्टेट्स ने भी अपने अपने सजेशन दिए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, उससे रिगार्डिंग मैंने ये लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम एनालाइज करेंगे चीजें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और आप एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से देखने की इसको कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहला मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जीएसटी, वन टैक्स वन नेशन, मतलब एक देश है तो एक टैक्स होना चाहिए। मल्टीपल टैक्सेस को खत्म कर दिया। जीएसटी के पहले क्या था, काफी सारे, है ना, जो टैक्सेस थे मल्टीपल मार्केट्स में जो लगते थे, ऑपरेट होते थे, अब उन सबको एक तरह से इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे हम इकोहॉलिक्स पे भी जीएसटी भरते हैं। अब वो जीएसटी क्या है, पहले एक ही पोर्टल से हो जाता, पहले हर चीज अलग अलग भरनी पड़ती थी। जैसे वैट अलग है, एक्साइज ड्यूटी अलग है, सर्विस टैक्स अलग है, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, है ना, और ये सारे काफी सारे स्टेट्स के टैक्स भी डिफरेंटली लगाए जाते थे। मतलब आप इमेजिन करो कि आप ड्राइव कर रहे हो दिल्ली से मुंबई, है ना, और आपको सेपरेट टोल टैक्स, पेपर वर्क, हर चीज हर 100 किलोमीटर पे लगने लगे, तो आपको परेशानी हो जाएगी ना। हर 100 किलोमीटर पे लाइसेंस मांगेंगे, है ना, पैसे अलग से मांगेंगे। अभी फास्टैग आने से कितनी सुविधा हो गई है ना। तो मेरा ही कहना है कि जो चीज है, जो टैक्स है, मैंडेटरी होता है देश की सिक्योरिटी के, देश के रेवेन्यू के लिए, तो वो पे करना ही है। पर अगर वो पे करने का तरीका आसान हो जाए तो सभी खुश रहेंगे उसमें, है ना। तो यही सारी चीजें थी जो जीएसटी के पहले थी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रक है, ट्रक लेके जा रहा है गुड्स को, है ना, और वो गुड्स को कई बार आपने देखा होगा, जैसे ही स्टेट चेंज होता था, है ना, जैसे महाराष्ट्र से निकले तो गुजरात में एंटर हुए, या मध्य प्रदेश में एंटर हुए, या आप नीचे आंध्रा तेलंगाना तरफ जा रहे हैं, तो मेरी सिंपल सी चीज है कि ट्रक की आपने लाइनें बहुत देखी होंगी, कई गुना, कई घंटे वो लोग खड़े हुए हैं। तो लॉजिस्टिक्स क्या एक्सपेंसिव हो जाता, जो चीज 3 दिन में पहुंच जानी चाहिए वो 10 दिन में पहुंचती थी। तो जीएसटी ने ये चीज बहुत अच्छी की, कॉमन नेशनल मार्केट बना दिया। मतलब हमारा देश है, जैसे आपने पहले सुना होगा रोमिंग भी लगती थी, दूसरे स्टेट पे जाते थे ज्यादा चार्ज लगते थे। भाई देश तो हमारा ही है, स्टेट अलग होने से क्या होता है, एक से रूल होने चाहिए। तो वही सारी सेम चीजें यहाँ पर भी इंप्लीमेंट की गई। कैस्केडिंग इफेक्ट भी कम किया गया। मतलब कैस्केडिंग का इफेक्ट का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर, है ना, टैक्स जो लगता है ना वो वैल्यू पे लगता है। पहले वैल्यू पे लगता था, और ऑलरेडी उस वैल्यू पे अगर टैक्स लग चुका है तो भी टैक्स लगता रहता था। तो मतलब टैक्स ऑन टैक्स को हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप आटा लेके आए, आटे पे टैक्स लगा, फिर आटे से आपने ब्रेड बनाई तो ब्रेड पे टैक्स लगा, ब्रेड से केक बनाया तो उस पे भी टैक्स लगा। तो मतलब आटे पे तो 3 बार टैक्स लग गया। तो वो चीज अब जीएसटी के बाद खत्म हो गई। मतलब वो वैल्यू एडेड चीजों पे ही लगता है। तो आटे से ब्रेड बनाने में जितनी वैल्यू एड हुई उस पे लगेगा। वैट 2005 में आया था, तब से भी ये चीजें हो गई थी, और जीएसटी की फाउंडेशन आज की नहीं है, 2003 में रखी गई थी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं वहां से तो है, पर अभी यूनिफाइड हो गया, मतलब हर चीज में ऐसा ही है ना। तो ये सारी चीजें, अब इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, हमारे बहुत सारे टैक्स होते हैं तो, है ना, और कॉम्पिटिटिवनेस भी कम हो जाती है। अब जीएसटी के पहले प्रॉब्लम बहुत सारी थी, इंटरस्टेट बैरियर्स तो इतने ज्यादा थे। ये जो थर्ड पॉइंट है, चेक पोस्ट डॉक्यूमेंटेशन डिलेज,
तमिलनाडु से दिल्ली अगर कोई ट्रक जा रहा है ना, तो वो काफी टाइम वहीं खड़ा रहता है, तो टाइम भी एक कॉस्ट है कहीं ना कहीं। पर जीएसटी के बाद हमारा मार्केट यूनिफाइड हो गया, मतलब एक सिंगल मार्केट बन गया इंडिया, है ना। किसी भी स्टेट से कहीं भी जाओ, जैसे ऑल इंडिया परमिट होता है, आप समझ सकते हैं, है ना। तो आज कहीं भी आप अक्रॉस स्टेट्स आराम से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और इंडिया में कई सारे बिजनेसेस अब वन मार्केट की तरह फंक्शन भी कर रहे हैं, है ना। जैसे ई कॉमर्स सेलर है ना, वो मान लो इंदौर में है ना, वो सूरत में सेल करना चाहता है, अब टैक्स कंप्लायंस कम है। वैसे ही लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो गई है, मतलब ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट हो गया, इंप्रूव हो गया, टाइम कम लगता है। मान लीजिए कोई पेरिशेबल आइटम्स है जो खराब हो जाएगा, है ना, तो उसकी भी कॉस्ट लगती थी। ट्रक का टर्न अराउंड टाइम भी कम हो गया है ना। तो पहले वो भी ज्यादा टर्न अराउंड टाइम, मतलब एक बार माल लेके जाएगा, घूम के वापस आएगा, ठीक है। सप्लाई चेन फास्टर हो गई है। तो ये सारी चीजें लॉजिस्टिक कंपनीज को काफी प्रोडक्टिविटी इससे मिली है ना। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जीएसटी को लेके। फिर टैक्स कंप्लायंस की बात करें तो पूरा डिजिटल रिकॉर्ड्स, कहीं से आप बच नहीं सकते। तो पूरे डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, मतलब ट्रांजैक्शन बहुत ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, है ना। टैक्स को इवेड करना मुश्किल हो गया है, नामुमकिन सही हो गया है। जैसे डिजिटल पेमेंट्स है, जीएसटी भी सेम उसी तरह वर्क करता है। फिर फॉर्मलाइजेशन की बात कर लें, तो जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस उसमें ऐड हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी फॉर्मल हो रही है। मतलब सरकार का कहना है कि अगर सरकार सिर्फ जीडीपी बढ़ा दे, सरकार बिजनेसेस को प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है, अब जितने ट्रांजेक्शन होंगे उन सब पे जीएसटी लगेगा। तो जब जीएसटी लगेगा तो मतलब जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और उतना देश के लिए कैपिटल अवेलेबल होगा फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, है ना। तो यहाँ से फॉर्मलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ, टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की बात करते हैं, ठीक है। तो बिफोर आईबीसी क्या होता था, लोन की रिकवरी में 6 से 8 साल लग जाते थे। मतलब कोई भी कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया कि 1991 में कंपनीज को एंट्री मिली थी, है ना, इंडिया के मार्केट में, जैसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब राइट टू एंट्री मिली थी। 2002 में जब कंपटीशन एक्ट आया तब उन्हें राइट टू compete मिला, मतलब वो आपस में compete कर सकते हैं। पर एग्जिट का प्रोविजन अभी भी नहीं था। तो 2016 में जो एग्जिट का प्रोविजन आया, लगभग 25 साल बाद, आप सोच सकते हैं रिफॉर्म के, एक कंपनी को एग्जिट करना आसान हुआ। ठीक है, एग्जिट करना भी जरूरी है, रिसोर्सेज फ्री होते हैं उससे, है ना। आपने अपने शहर में देखा होगा, कहीं ना कहीं बिल्डिंगें हैं फालतू खंडर बनी हुई हैं, तो रिसोर्सेज को फ्री करना भी जरूरी है। तो 5 6 से 8 साल लग जाते थे, प्रॉब्लम होती थी, बैंक्स का पैसा भी फंसा रहता था, लीगल बैटल चलती रहती थी। मतलब आपने किसी को पैसे दिए और 8 8 साल तक आपको पैसे नहीं मिल रहे। दोस्ती यारी में भी ऐसा होता है कि आप उधार देते हो, फिर आप उसके पीछे पड़ते हो कि भाई मेरा पैसा वापस कर दे। फिर वो टाइम, तो उससे क्या होता है, एनपीए बढ़ जाते हैं, है ना। तो बैंक्स भी रिलक्टेंट हो जाते हैं फिर लोन देने में, और हार्श रूल हो जाते हैं। तो ग्रोथ कहीं ना कहीं सफर करती है। इसलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आने से एनपीए, रीपेमेंट, ये सब का काम का ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन निकलने लगा। जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अगर उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक्स भी परेशान हो जाता है ना। जैसे विजय माल्या केस देख ले या नीरव मोदी का केस देख ले, उनका जो पैसा डूबा, वो बैंक तो परेशान हुआ ना, बैंक की बैलेंस शीट पे तो नुकसान दिख रहा है ना। इसे हम ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम भी कहते हैं। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट अगर खराब होती है तो उससे बैंक की बैलेंस शीट भी खराब हो जाती है। मतलब बैंक ने कॉर्पोरेट को लोन दिया, कॉर्पोरेट ने किसी प्रोजेक्ट में लगा, अब मान लो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, तो कॉर्पोरेट का पैसा नहीं आएगा। जब कॉर्पोरेट का पैसा नहीं आएगा तो कॉर्पोरेट बैंक को कैसे देगी। मतलब ट्विन बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट और आ, उस बैंक की बैलेंस शीट, दोनों पे इसका असर होता है। तो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम 2010 से हमारे पास आने लग गई थी, है ना। और धीरे धीरे अब ये चीज कम हुई है, 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको एक्सटेंसिवली कवर किया गया था। तो कॉर्पोरेट डेट और बैंक के जो एनपीए हैं वो साइमल्टेनियसली बढ़ जाते हैं। तो एनपीए क्या करता है, आगे का जो क्रेडिट क्रिएशन है ना उसको कम कर देता है, उसको रोक देता है या उसको डिस्करेज करता है, क्योंकि पुराना ही पैसा नहीं आया तो रिकवरी और उसमें रिसोर्स भी जाते हैं। अब आईबीसी के बाद क्या हुआ, रेजोल्यूशन टाइमलाइन जो थी वो रिड्यूस कर दी गई 2 साल। मतलब 2 साल में आपको इसका रेजोल्यूशन निकालना ही निकालना है। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म बन गया, है ना। फास्टर रेजोल्यूशन हो गया, फास्टर रिसाइकलिंग हो गई कैपिटल की। मतलब एक सिंपल सा हाउस है, अगर आप मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपने किसी हाउस को अबंडन कर दिया, अगर वो फटाफट से बेच दिया जाए और उसका रीयूज कर लिया जाए, तो एसेट जो है ना वो काम आ जाएगा, है ना। वैसे ही एसेट्स होते हैं फर्म्स के भी, वो भी रीडिप्लॉय किए जा सकते हैं। जैसे सेम इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जब उन्हें पता चला इंजीनियरिंग डाउन हो रही है तो उन्होंने उसी कॉलेजेस में एमबीए कराना शुरू कर दिया, बिल्डिंग वही थी, कोर्स दूसरा हो गया। वहीं एमबीए वाले फिर रियलाइज हुआ कि हाँ लॉ की डिमांड बढ़ रही है, तो उन्होंने लीगल कोर्सेज और लॉ के कोर्सेज बी एलएलबी टाइप शुरू कर दिए। मतलब सेम रिसोर्स, अलग अलग चीज। फिर रिकवरी रेट भी इंप्रूव हुए, है ना, टाइमलाइन के साथ। तो पहले 15 से 20% थे, अब 30% है, तो ये भी बैंक्स रिकवर कर पा रहे हैं।
कम से कम हेयर कट लेना पड़ रहा है। हेयर कट का सिंपल सा मीनिंग है, जैसे आपने 100 करोड़ का लोन दिया, आपको मिले 80 करोड़ मान लो वापस में, तो जो 20 करोड़ है उसका हेयर कट बोलते हैं उसको, ठीक है। ये टर्म आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो अब ज्यादा से ज्यादा रिकवरी, है ना, मींस ग्रेटर कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीजें, मोर देन 4 लाख करोड़ आप देख सकते हैं रिकवर किया है। तो ये चीज कहीं ना कहीं ट्रैप थी इकोनॉमी में, पर वहां से रिकवर हो गई, है ना। तो इनएफिशिएंट फर्म्स से एफिशिएंट फर्म बनने तक का ये कहीं ना कहीं रास्ता है। अब रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात कर ले तो जन विश्वास रिफॉर्म्स आया, मतलब अननेसेसरी क्रिमिनल पेनल्टीज होती थी, बिजनेस लॉस होते थे, ये सब होता था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इससे एनकरेजमेंट किसको मिलेगा? एंटरप्रेन्योर्स को मिलेगा। मतलब सिंपल सी चीज है कि हर माइनर मिस्टेक को अगर आप क्रिमिनल ऑफेंस देखने लगे तो इनिशिएटिव ही डिस्करेज हो जाएगा, है ना। सो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस लॉ, है ना। तो शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट बेस्ड टू कंप्लायंस बेस्ड, है ना। पहले लोग छोटी सी गलती पे जेल भी हो जा सकती थी, पर कई बार इतने कंप्लायंस होते हैं पता ही नहीं होता है ना। फिर डिजिटलाइजेशन ऑफ कंप्लायंस हो गया, मतलब ऑनलाइन अप्रूवल हो गया, डिजिटल फाइलिंग हो गई, ई गवर्नेंस हो गया, ये सारी चीजें शुरू हो गई। मतलब जैसे जब से पासपोर्ट ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है ना, एप्लीकेशन आसान हो गई ना। जब से रेलवे की टिकट, आप सोचो कि पहले आप रेलवे टिकट बुक करते थे आपको स्टेशन ही जाना पड़ता था। फिर आईआरसीटीसी की ऐप भी लॉन्च हुई, सब हुआ, पर वो ऐप और वेबसाइट दोनों ही बहुत स्लो थे। आज की तारीख में इट्स वेरी इजी, है ना। तो ये सारी चीजें फायदा करती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से भी फ्रिक्शन कम होता है, मतलब इन्वेस्टर सोचता है आसानी से जा सकता है, आसानी से एग्जिट भी ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कुछ भी बनाएंगे, काफी सारा पैसा आपका वहीं लग जाता है, तो आप वो पैसा फ्री अप करके इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है यहाँ, कि इंडिया का जो माइंडसेट था ना वो शिफ्ट हुआ है, कहाँ से? लाइसेंस राज से ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस एंड डिजिटल कंप्लायंस पे। मतलब अभी आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है अगर आपको कंपनी बनानी है तो, है ना। आपको अगर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करनी है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, आपको किसी सरकारी ऑफिसर से मिलने की जरूरत नहीं है। तो पहले जो सिस्टम था वो परमिशन हैवी था, हर चीज की परमिशन। तो वहां से फिर क्या होता है ना, आपको पता है करप्शन होता है, चीजें होती हैं, लोग चीजों को देखते हैं। फिर जो नया सिस्टम था वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन, है ना। तो मॉडर्न सिस्टम रिक्वायर्स ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, और दोनों चीज में सरकार उसको करने की कोशिश कर रही है। कुछ इंसिडेंट्स आते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस के, जो पहले भी हमने 2007-8 में देखे थे, अभी भी कुछ इशू चल रहा था, पर उसके अलावा चीजें इतनी खास खराब नहीं है, ठीक है। अब मैं से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो ये फटाफट इसको देखते हैं। नेशनल हाईवेज आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 14 में और फाइनेंशियल ईयर 26 में, तो लगभग 91,000 किलोमीटर से आप देख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 61% का ग्रोथ है ना। तो 1.5 गुना लगभग बढ़ गए, मतलब जितने थे उससे तो ज्यादा ही, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा थोड़े दिन में। अब रोड्स क्यों इंपॉर्टेंट है ना। कई कई सारे लोग बोलते हैं इतनी रोड क्यों बना रहे, अरे रोड इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल टाइम को कम करती है, फ्यूल की कॉस्ट कम हो जाती है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें, मतलब सबको रोड भी चाहिए, है ना। फिर जब डेवलपमेंट हो तो उसके लिए बोलना भी रहता है। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली, उसमें पेड़ कटते हैं, जंगल कटते हैं, पर वो तो घर बनने हैं। जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी तो लोग कहीं तो रहेंगे, लोग जाएंगे। कारें हर साल बढ़ती जा रही हैं, तो इतनी कार कहाँ चलेंगी, है ना। तो सिंपल सी चीज है, अगर जैसे डेली आप भी स्कूल जाते हैं, है ना, या आप भी कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं अपने, तो अगर रोड अच्छी होगी तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। 1 घंटे पहले नहीं निकलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर होंगे, है ना। वैसे ही फ्यूल के भी है, फ्यूल भी कम लगेगा, एवरेज अच्छा देगी, गाड़ी स्पीड में चलेगी। व्हीकल का मेंटेनेंस भी कम होगा, सस्पेंशन खराब नहीं होंगे, है ना। आप टैक्स भी पे कर रहे हो, फिर गाड़ी पे भी टैक्स पे कर रहे हो, पेट्रोल पे भी कर रहे हो, फिर खराब रोड में भी चला रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। रेलवे की बात कर लें तो रेलवे भी काफी अच्छी स्पीड में बढ़ा है। 70,000 किलोमीटर के रूट इलेक्ट्रीफाइड कर दिए गए हैं, मतलब पहले डीजल से चलते थे, अब बिजली से चलते हैं। तो ये भी पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब सॉरी कम करेगा, है ना। फिर रिड्यूस फ्यूल इंपोर्ट्स, तो इससे इंपोर्ट्स भी कम होंगे क्योंकि अब हम बिजली से चला रहे हैं, और बिजली हम दूसरे रोड रिसोर्सेज से भी बना सकते हैं। तो डीजल इंपोर्ट कम होंगे, है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और मूवमेंट काफी फास्ट हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें हैं। मतलब एनर्जी एफिशिएंसी किसको इंप्रूव करेगी? कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करेगी, ठीक है। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाएगी। 164 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल है। आप देखो, हमारे पास कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं थी आजादी के बाद से। हाई स्पीड ट्रेन, अगर आप वंदे भारत में बैठे होंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस होता है कंफर्ट में, खाने पीने को चीजें मिलती हैं। वंदे भारत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस पे चलती ही चलती है, 700-800 किलोमीटर आई थिंक मैक्सिमम है।
है ना। तो ये ट्रैवल टाइम को कम करती है, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर रही है ना। बिजनेस मीटिंग्स हैं आसान हो गई हैं, है ना। आप ट्रेन में भी नेटवर्क अच्छा आता है सब जगह, हमारे यहाँ 5G नेटवर्क है, तो कहीं ना कहीं आपको पूरे रास्ते पर ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप आउट ऑफ नेटवर्क हो, एक्सेप्ट फॉर सम रिमोट लोकेशन। तो इससे क्या हो गया, लेबर मोबिलिटी इंप्रूव हो गई, है ना। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, है ना, मेजर सिटीज के बीच में। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, आप यहाँ देखते हैं, है ना। फिर एयरपोर्ट की बात कर लें तो 74 से 165 हो गए, तो ये भी लगभग ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गए। आप देख सकते हैं 70 का डबल 140, तो 148 के आसपास से 165 हो गए। सो इससे रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ी है ना। तो रीजनल कनेक्टिविटी, कई जगह एयरपोर्ट्स खाली भी हैं, है ना, पर ऑब्वियसली शुरू में तो इतना ट्रैफिक कहीं भी नहीं होता। कोई भी चीज खुलती है, कोई दुकान भी खुलती है, तो शुरू में इतने कस्टमर्स तो आते नहीं। धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता है, धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। तो एयर कनेक्टिविटी उड़ान स्कीम टाइप काफी अच्छे से एयर कनेक्टिविटी दी गई है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन उड़ान स्कीम का काफी फायदा उठाया है। तो कंजेशन कम होगा, है ना। मेट्रो रेल भी है, उससे भी कंजेशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, है ना। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए, है ना, प्रमोट होंगे। तो अगर 1 घंटा भी डेली आपका ट्रैफिक खा जा रहा है, तो ये प्रोडक्टिविटी गेन सिग्निफिकेंट है। मतलब हफ्ते के 7 आवर्स और महीने के लगभग 30 आवर्स आप सेव कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विजन पे, पीएम गति शक्ति की बात कर लेते हैं। ये किस स्कीम से रिलेटेड है, ये है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लेटफॉर्म, है ना। अब इसमें नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, ये गोल भी है। सिंपल सा मतलब है कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है ना, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है गति शक्ति। डिफरेंट मिनिस्ट्री में जो हमने देखा था इस सरकार से पहले जो इशू थे, वो ये थे कि कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता था। जैसे आपके शहर में भी आपने देखा होगा, पहले कोई आएगा रोड खोद देगा, है ना, फिर रोड बना देगा, फिर से खोद देगा, उसमें पाइपलाइन डाल देगा। तो कोऑर्डिनेशन का इशू है लोकल अथॉरिटीज में। अगर वो पहले से कोऑर्डिनेट करके उसको पहले से ही तैयार करें, तो ये सब चीजें दोबारा नहीं होंगी। तो वही सेम चीज है, जब हम इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर विजन रखते हैं ना, तो अलग अलग मिनिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन बेटर रहता है। जैसे आप एक हाउस बना रहे हो, आपको आर्किटेक्ट भी चाहिए, है ना, आपको इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, आपको प्लम्बर भी चाहिए, पर उनके बीच का कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, है ना। कौन पहले क्या काम करेगा। मान लीजिए पहले आपका सीमेंटिंग हो गई, अब लाइट्स लगानी है, फॉल सीलिंग लगानी है, या फिर अंडरग्राउंड वायरिंग करनी है, तो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी वजह से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का क्या गोल था, सबसे पहली चीज, है ना, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। फिर फास्टर फ्रेट मूवमेंट, है ना। फ्रेट मूवमेंट हमको तेज चाहिए थी, मतलब यहां से सिंपल सी चीज है कि जो मूवमेंट होता है सामान का, है ना, वो यहाँ पर हमको स्पीड से चाहिए था। तो ये भी एक चीज है जो मिसिंग थी, है ना। स्ट्रॉन्गर सप्लाई चेन होंगे, सप्लाई चेन काफी, है ना, स्ट्रेंथन होंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में मूवमेंट बढ़ सके। और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, है ना। चाइना मैन्युफैक्चरिंग से बना है, हम ब्रेन से बने, मतलब हम सर्विसेज सेक्टर से बने। तो यही सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो अब पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं रहा है, वो मल्टीप्लायर का काम करता है। मतलब एक रोड बनने से इकोनॉमी के लोकल एरिया में कितना ज्यादा डेवलपमेंट होता है। फिर आ जाते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, है ना। 58 करोड़ प्लस जन धन अकाउंट्स खोले। ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज था 2014 के पहले का, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने प्राइमरी सर्वे किए थे। एक गांव में जाके मैंने पूछा था कि आप बैंक का यूज करते हैं, तो वो बोला नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैंने कहा, बोले आज मैंने मान लीजिए 200 रुपये कमाए, बैंक है मेरे घर से दूर, तो मैं क्या करूंगा, मैं बस से पैसे जमा करने जाऊंगा, बस लेगी 10-20 रुपए, है ना, फिर मैं वापस आऊंगा उसी शाम। फिर मान लीजिए मुझे 2 दिन बाद फिर पैसे निकालने जाना है। मतलब जितना मैं कमा नहीं रहा हूं, उतना तो मैं जमा करने और निकालने में खर्च कर दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर जनधन अकाउंट्स में डिजिटलाइजेशन भी हुआ है ना। डोर टू डोर बैंकिंग सर्विस भी पहुंची है, सब जगह नहीं पहुंची है, बट काफी हद तक पहले से कई गुना इंप्रूवमेंट है। जो मिलियंस ऑफ इंडियंस थे ना, इनके बैंक अकाउंट नहीं होते थे, आज सभी के हैं। तो विदाउट बैंक अकाउंट मतलब लोग सेव नहीं कर सकते ना, कैसे सेव करेंगे। गवर्नमेंट के बेनिफिट कैसे मिलेंगे, अगर डायरेक्ट बेनिफिट आपको देना है, कैश सब्सिडी नहीं देनी, करप्शन खत्म करना है, तो कैसे देंगे। लोन एक्सेस करना है तो कैसे होगा, है ना। फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसे बनेगी अब, जिस बेसिस पे आपको, है ना, पैसा दिया जा सकता है। तो जनधन ने ये सारी चीजें चेंज कर दी, है ना, ये सारी चीजें। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। इससे क्या होगा ना, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है फाइनेंशियल इंक्लूजन होने से। मतलब एक सिटीजन बैंक अकाउंट के साथ फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है। तो इलीगल ट्रांजैक्शन, टेरर फंडिंग, ये सब में भी ट्रैकिंग आसान हो गई है। तो ये सोशल और इकोनॉमिक दोनों का रिफॉर्म है। आधार कार्ड 140 करोड़ से पहले, तो आधार कार्ड इस सरकार के आने से पहले से था, पर आधार कार्ड में भी काफी सारे डेवलपमेंट किए गए हैं, है ना। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है,
और ये फाउंडेशन है हमारी गवर्नेंस का, मतलब ये वेलफेयर टारगेटिंग स्कीम है, लीकेजेस को कम करना है उसके लिए है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है उसके लिए, मतलब सिंपल है कि आइडेंटिफाई करना है बायोमेट्रिक डेटा से। तो इस हिसाब से आधार कार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पहले आप समझो कि जो चीजें बहुत फिजिकल डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड थी, आज आप आधार कार्ड अपने से डाउनलोड भी कर सकते हो, तो इजीली है, 5 मिनट है। तो डेवलप कंट्रीज में भी आइडेंटिटी सिस्टम काफी स्ट्रांग है, तो इंडिया ने भी एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे बना लिया है। तो डिजिटल आइडेंटिटी है जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करती है। ठीक है, यूपीआई है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम इकोसिस्टम है, कई बार मैं अपने शॉर्ट्स में भी और लॉन्ग वीडियोस में भी बता चुका हूँ, है ना। आपको पहले क्या होता था, खुले चाहिए होते थे तो वो दुकानदार आपको टॉफी दे देता था। आज की तारीख में 1 रुपए का भी आप यूपीआई कर देते हो तो इंस्टेंट जाता है ना। बैंक से भी इंस्टेंट नहीं जाता इतना, तो जितना, है ना, इससे जाता है यूपीआई से। तो बैंक में टाइम लगता है एनईएफटी एंड ऑल, पर इधर स्कूल फीस पे करनी है, 10 रुपए की चाय खरीदनी है, सब्जियां खरीदनी है ना, किसी को पैसे भी भेजने, तो ये सारी चीजें मतलब सिंपल है कि आप देखोगे कि अगर आज किसी का क्यूआर कोड और स्कैनर नहीं लगा है ना, तो शायद वो मिस आउट कर रहा है। इसलिए क्यूआर कोड लगाना आज की तारीख में मजबूरी बन गया है, क्योंकि लोग वॉलेट में कैश रख के चलते ही नहीं है ना। पहले कैश डोमिनेटेड था, बैंक ट्रांसफर हो गई, है ना। अब उससे डायरेक्ट यूपीआई, तो मनी मूव्स इंस्टेंटली, काफी तेजी से, और जितनी तेजी से मनी इकोनॉमी में रोटेट करता है ना, उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होती है। ठीक है, अब काफी सारी कंट्रीज भी हमारे यूपीआई सिस्टम को स्टडी कर रही हैं। फिर उसी इन सब की वजह से हम डीबीटी कर पाए, मतलब पहले ये सब चीजें होंगी, आधार कार्ड होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट होगा, फिर बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने का तरीका होगा, तो इससे क्या लीकेज कम होंगे, करप्शन कम होगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला गया, है ना। आपको बीच में किसी को कट नहीं देना पड़ रहा है। फिर इम्प्रूव्ड वेलफेयर टारगेटिंग है, तो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है, सब्सिडी है, एलपीजी है, सब डायरेक्ट पहुंचेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, अब जो रिमोट एरियाज में है वो भी, उनका भी बैंक अकाउंट है। बेटर गवर्नेंस है, मतलब आप ट्रेल कर सकते हो ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन कहाँ से आया, फिर ये कहाँ गया था, फिर ये कैसे गया था। ऐसे ही तो टेरर फंडिंग और एनआईए ये सब चीजें करके पकड़ते हैं, है ना। तो एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें, 280 गीगावाट प्लस, है ना, नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी है। तो ये कैपेसिटी किस किस की है, ये कैपेसिटी मेनली 4 की है ना। सोलर है, इसमें विंड है, हाइड्रो है एंड न्यूक्लियर है। सोलर, विंड, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर, ये 4 चीजें हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया लगभग, जैसा कि मैं आपको रोज ही बता रहा हूँ, 80 to 85% और इवन 90% तक क्रूड ऑयल की, है ना, इम्पोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि किस तरह से हम अपनी डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अगर एक ही इनकम सोर्स पे एक हाउस होल्ड डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्क सबसे ज्यादा है। तो एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी हासिल करनी है, देश को डेवलप कंट्री बनाना है, तो ये चीजें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। फिर यूनिवर्सल विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन है ना, तो सरकार ने कहा था कि विलेजेस में बिजली पहुंचेगी, है ना। तो ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हाँ भाई, गांव में क्या, शहरों में ही कई सारे स्टेट ऐसे थे जहाँ लाइट जाती ही जाती थी। तो यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन काफी बढ़ गया, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक इनपुट है। कोई भी आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो पंप चलाना पड़ेगा, है ना, तो बहुत सारी चीजें। तो मतलब अगर एक स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट हो मान लीजिए, है ना, आप हो ही, क्योंकि तभी आप इस चैनल को फॉलो करते हो। तो अब स्टूडेंट ने क्या किया, मान लो लाइट नहीं है, तो रात में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। दुकान है, दुकान नहीं खुल पाएगी, तो फार्मर भी पंप्स यूज नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोडक्शन को एक्सपैंड करती है ना। फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, तो रिन्यूएबल एनर्जी से फायदा सबसे बड़ा है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर देगा। मतलब पहली चीज तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, दूसरा है कार्बन एमिशन नहीं होगा, और जो वल्नरेबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी पे, एनर्जी पे, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे चाइना ने काफी इन्वेस्ट किया है सोलर में, आपने देखा होगा, समंदर में भी उन्होंने पैनल लगा रखे हैं। जर्मनी ने भी रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी इन्वेस्ट किया। सेम है इम्प्रूव्ड एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, वो अफोर्डेबल प्राइस पे है। हम इतनी सारी सनलाइट भी रिसीव करते हैं। तो एनर्जी डिपेंडेंसी हमने देख ली, रशिया यूक्रेन वॉर में, है ना, ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में, डिपेंडेंसी खतरनाक है, मुश्किल है। ठीक है, अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पुश की। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, मतलब आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, पीएलआई स्कीम आपको इंसेंटिव देगी। सो इंस्टेड ऑफ सब्सिडाइजिंग, मतलब सब्सिडी देने के बजाय कि भाई ब्लाइंडली हम सब्सिडी दे रहे हैं, अब इंसेंटिव लिंक्ड आउटपुट कर दिया है ना, तो ये सरकार ने बहुत अच्छी चीज की है इसके लिए।
जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, मैं एक टीचर हूँ और टीचर की पेमेंट उस हिसाब से होनी चाहिए कि कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं एग्जाम में, नॉट जस्ट अटेंडेंस। आप समझ रहे हो? अगर सिर्फ अटेंडेंस और क्लास में आके पढ़ाना है तो कोई मतलब नहीं है। मेरा हमेशा एम क्या रहता है कि बच्चे अगर क्लास में आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए, उनसे एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए, वो यूपीएससी का आंसर लिख पाए, आईईएस में या डीईपीआर में लिख रहे हैं, ऑप्शनल में दिख रहे हैं, है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये होते हैं आउटकम, तो ये होते हैं इंसेंटिव्स, है ना। तो पीएलआई में भी यही है ना। सेक्टर्स आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं हमने, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्मार्टफोन, देन सेमीकंडक्टर चिप्स एंड ऑल, है ना। फिर फार्मा में भी हम, फार्मा का तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ, है ना। कोविड के टाइम भी हमने देखा था फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने मेजर रोल प्ले किया था। फिर टेलीकॉम में डिजिटल इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, है ना, इंटरनेट यूजर्स, सोशल मीडिया कंजम्पशन, और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, है ना, हायर वैल्यू प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन, है ना। और भी हम काफी सारी चीजें ऐसी बना रहे हैं जो स्ट्रेटेजिक है। अब रिसेंटली इंडिया ने काफी सारे एफटीए भी किए हैं, है ना। तो इंडिया क्या बनना चाह रहा है? इंडिया एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन पार्टनर बनना चाहता है, जिससे स्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो। मतलब इंडिया को देख के लोग सोचे हाँ हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब हो, मतलब जो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था ना, China+1 की स्ट्रेटेजी, उसमें इंडिया का नाम आना चाहिए। अभी मैक्सिको, वियतनाम, इंडिया, तीन के नाम लिए जाते हैं, पर इंडिया में ज्यादा और पोटेंशियल है उसको केटर करने का। तो एफटीए क्या करेंगे? मार्केट एक्सेस को इंप्रूव करेंगे, है ना। और इंडिया अगर ट्रस्टेड पार्टनर बन गया तो ग्लोबल फर्म्स हमको एक सप्लाई चेन का पार्ट बनाएंगी। अब जब हम सप्लाई चेन का पार्ट बन जाएंगे ना, तो हम स्ट्रैटेजिकली एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे आप देखो, यूएस ने सैंक्शन लगाया ईरान पे, रशिया से, ईरान पे भी लगाया, रशिया पे भी लगाया, पर फिर भी हम दोनों से तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारी एक बात का मीनिंग है वर्ल्ड लेवल पे। तो जैसे जैसे हम हमारी इकोनॉमी को बड़ा करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तब ये चीज होगी, है ना। अब व्हाट हैज बीन अचीव्ड, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसमें सिंपल सी चीज है, क्या क्या हुआ है। फ्रॉम स्कार्सिटी टू स्केल, पहले इंडिया के पास जो चैलेंजेस थे वो सिर्फ एक्सेस के चैलेंजेस थे। आज एफिशिएंसी और स्केल का चैलेंज है, मतलब हम कितने बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले हम पेपर गवर्नेंस की बात करते थे, अब हम डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं, है ना। पेपर गवर्नेंस टू डिजिटल गवर्नेंस मतलब सिंपल सी चीज है, पासपोर्ट एप्लीकेशन है, टैक्स फाइलिंग है, डिजिटल पेमेंट्स है, स्कॉलरशिप ट्रांसफर करनी है, तो ये सारी चीजें होती थी। वैसे ही स्कार्सिटी टू स्केल में क्या है, पहले बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड थी, कनेक्टिविटी लिमिटेड थी, डिजिटल पेनिट्रेशन नहीं था। अब मैसिव डिजिटल इंक्लूजन है, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, मार्केट भी एक्सपैंड हो रहे हैं, है ना। फ्रॉम वेलफेयर चैलेंजेस टू डायरेक्ट ट्रांसफर सिस्टम, मतलब पहले टेक्नोलॉजी ने क्या किया, वेलफेयर स्कीम्स को की एफिशिएंसी बढ़ा दी। अब बेनिफिट्स इंक्रीजिंगली क्या हो रहे हैं, वो बेनिफिशियरीज तक पहुंच रहे हैं, मिडिल मैन उसको खा नहीं जा रहा है ना। फ्रॉम फ्रेगमेंटेड मार्केट टू इंटीग्रेटेड मार्केट, मतलब पहले मार्केट हमारा टूटा हुआ था, अब इंटीग्रेटेड क्या है, जीएसटी हो गया, ठीक है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटलाइजेशन भी किया, तो गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, ये काफी एफिशिएंटली इंडिया में मूव हो रही है। अब व्हाट रिमेन्स टू बी डन, क्या बचा है जो होना चाहिए, ठीक है। सो सस्टेन हाई ग्रोथ, मतलब 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 डेकेड्स, ये हमारा एम है। मतलब हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, 2047 तक। तो हमको कॉन्स्टेंटली ग्रो करना है, कंसिस्टेंटली ग्रो करना है, हम उसमें पीछे नहीं रह सकते, ठीक है। अब यही सारी चीजें इंडिया को आगे बढ़ाएंगी। तो इंडिया को कॉन्स्टेंटली ग्रो करना है, क्योंकि चाइना भी ऐसे ही ग्रो किया, सस्टेन्ड हाई ग्रोथ रही उसकी दशकों तक, तब जाके लिविंग स्टैंडर्ड्स ट्रांसफॉर्म हुए। और इसमें सिर्फ सरकार का अकेला काम नहीं है, हम जैसे सिटीजन्स का भी काम है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन की बात करते हैं, है ना। करंट शेयर इतना है ना, टारगेट हमारा इतना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ना एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और हमारे पास बहुत सारे लेबर है। अगर हम टेक्नोलॉजी और एआई तरफ ज्यादा जाएंगे तो हमारा यूथ अनएम्प्लॉयड रह जाएगा। तो जो कंट्रीज हैं जैसे कि जर्मनी हो गई, है ना, साउथ कोरिया हो गई, है ना, एंड इवन आई कैन से चाइना, इन सारी कंट्रीज ने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया है, तब जाके उनकी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ी है। ये दो तो डेवलप्ड है, चाइना को डेवलप मानते नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी और वो सारी चीजें तो है। फिर इनोवेशन इकोनॉमी बात करते हैं, करंट आरएनडी की जो स्पेंडिंग है वो 0.7% है। वहीं मैं यूएस की कंपेयर करूं तो 3% है, चाइना की करूं तो 2.5% है, साउथ कोरिया 4 to 5% है। तो आरएनडी पे जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। लास्ट वीक मैंने इस वीडियो पे का इस टॉपिक पे काफी ज्यादा डिस्कशन किया था आरएनडी से रिलेटेड, और उसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की थी। तो फुर्सत मिले तो आप उसको जरूर देखिएगा, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना।
मतलब सिंपल सा चीज है कि स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल, वो सिर्फ ओल्ड नोट्स ही रिवाइज करते जा रहे हैं, वो आगे कैसे बढ़ेंगे, उनको न्यू आइडियाज कैसे आएंगे। कंट्रीज भी वैसे ही बिहेव करती हैं अगर R&D ना करे तो, है ना। तो हमें क्या जरूरत है, हमें तीन चीजों की जरूरत है। पब्लिक की R&D का बजट बढ़े, तो सब बजट सिर्फ सेमिनार कराने के लिए ना बढ़े, सेकेंडरी डेटा पे सर्वे करने के लिए ना बढ़े, प्राइमरी चीज करे, इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर आपने रिसर्च की और सरकार उस रिसर्च का कोई यूज नहीं कर सकती तो कोई मतलब नहीं। फिर प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एकेडमिक्स और इंडस्ट्री का, है ना, अमेलगेमेशन समझ सब, है ना, ये कोलैबोरेशन समझ, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जो एकेडमिक से निकलते हैं वो इंडस्ट्री में तो इंडक्ट होते हैं। अब वो अलग अलग चलेंगे तो कैसे होगा, इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है, एकेडमिक्स कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। फिर आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पे। सेमीकंडक्टर हो गया, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये दोनों डिजिटल इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है ना, और रेवोल्यूशन। एरोस्पेस की बात करें तो हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एयरप्लेन्स अब हमारे यहाँ भी बनेंगे, ऑल्दो बहुत लोगों को तकलीफ होगी, बट देखते हैं। स्पेस प्रोग्राम भी हमारा अच्छा है। फार्मास्यूटिकल की बात करूं तो हेल्थ सिक्योरिटी ग्रोथ, है ना, एक्सपोर्ट ग्रोथ, ग्रोथ पोटेंशियल, ये सब बहुत ज्यादा हमारे पास पोटेंशियल है जिसको हम बना सकते हैं। जेनरिक में भी हम काफी आगे हैं अफोर्डेबल मेडिसिन बनाने। फिर क्वांटम टेक्नोलॉजीज आ गई, है ना, एडवांस मटेरियल्स आ गए, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लीन एनर्जी, ये सारी चीज। तो जो नेक्स्ट फेज है ना इंडिया का ग्रोथ का, वो तीन चीजों से चलेगा। ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय थ्री थिंग्स। फर्स्ट है राइजिंग इनकम्स, ग्रोथ इनकम बढ़ने से आएगी। दूसरा है अर्बनाइजेशन से, और तीसरा है कंज्यूमर की स्पेंडिंग से, जितना हमारा खर्चा करेंगे जिससे कि लोगों तक पैसा रोटेट हो और इन्वेस्टमेंट हो। तो इनोवेशन लेड चीजें हमको करनी है, केपेबिलिटी लेड करनी है, और टेक्नोलॉजी लेड बनानी है। मतलब सिंपल है कि कंजम्पशन कैन क्रिएट डिमांड, बट इनोवेशन क्रिएट्स, है ना, नेशनल पावर, लॉन्ग टर्म नेशनल पावर। तो यही अपना फाइनल टेक अवे समझ सकते हैं हम, क्योंकि जो भी डेवलप्ड नेशन हिस्ट्री में हमने देखे, वो दो स्टेज से तो जरूर गुजरे। पहला उनने फाउंडेशन बनाया, और दूसरा उनने लीडरशिप बिल्ड की। अगर मैं लास्ट डेकेड तक की बात करूं तो इंडिया ने जो फोकस किया ना वो फाउंडेशन पे किया है। अब फाउंडेशन हमारी अच्छी है, रोड है, रेलवेज है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, एनर्जी सिस्टम है ना, इवन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है। पर ये सारे इन्वेस्टमेंट ना, है ना, कभी मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हेडलाइन ट्रैप नहीं कर रही या हेडलाइंस नहीं बन रहे हैं, बट ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी विकसित भारत की जर्नी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ GDP के नंबर से नहीं बढ़ेगी। इट शुड बी डिफाइंड बाय वेदर इंडिया एज अ नेशन कैन इनोवेट, कैन मैन्युफैक्चर, कैन एक्सपोर्ट, कैन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, है ना, और दैट टू ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। तो ये जो फाउंडेशन बनाई गई है ना, वो नेक्स्ट जो स्टेज है इंडिया की, जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग बोलेंगे, वो उसमें इंडिया को ग्लोबल लीडरशिप बनाएगी, सेमीकंडक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं रात के 8 बजे। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपका क्या सोचना है, कोई और अचीवमेंट है जो मैं बताना भूल गया, या फिर आपको लगता है कि इसमें नहीं, सरकार में काफी कमी है, सरकार को और भी चीजें करनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।